जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीना स्वदेश पर। आपसे सर आईटी शेयरों पर व्यू लेंगे। इन्फोसिस हम देख रहे हैं कि 3.5% नीचे है, निफ्टी का टॉप लूजर है। एक काम करते हैं, हमारे सहयोगी अनीशा जुड़ गई हैं। अनीशा से पहले ये समझ लेते हैं कि नतीजे जो 18 अप्रैल को आएंगे बाजार बंद होने के बाद, नतीजे कैसे आएंगे, क्या उम्मीदें हैं। टीसीएस ने तो खैर अच्छे नतीजे पेश किए थे, बावजूद उसके हम शेयर में देख रहे हैं कि 2 दिनों से कमजोरी है। इसको भी समझेंगे आपसे, लेकिन एक बार इन्फोसिस का अनुमान अनीशा बता दीजिए, किस तरह के आंकड़े आएंगे और नजर कहां पर होगी नतीजों में। जी हाँ, इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस तो ये बता रहा है कि थोड़े वीक नंबर्स आने वाले हैं। रेंज काफ़ी वाइड है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का। 1.5% डिक्लाइन से 0.5% ग्रोथ तक की बात हो रही है एनालिस्ट के अनुमान में। बट लग रहा है कि ऑलमोस्ट 0.4% का डिक्लाइन आएगा कांस्टेंट करेंसी में। यूएस रेवेन्यू ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन रहेगा। रुपी रेवेन्यू भी 0.2% डाउन रहेगा, ऐसा ही स्ट्रीट मान के रही है। EBIT margin is expected to be around 20.7%, 20 basis point improvement from last quarter, and profitability close to 60-100 crores आएगा। ये क्वार्टर सीजनली वीक रहता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि पास थ्रू रेवेन्यू नहीं होते, थर्ड पार्टी रेवेन्यू नहीं होता। एंड जो टीसीएस ने भी हमें ये बोला है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड का अपटिक नहीं आया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा इन्फोसिस के नंबर में, एंड दैट्स वाई टॉप लाइन ग्रोथ वीक रहेगा। मार्जिन में बात करें तो एक क्वार्टर का ही इम्पैक्ट आएगा वेज हाइक का, तो वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड Q3 में जो उन्होंने वन टाइम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉस्ट दिया था, वो इस बार नहीं होगा, तो वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। एंड जो कंपनी ने प्रोजेक्ट मैक्सिमस ले रखा है, जिसमें वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नंबर्स पर आपकी बार। डील विन पाइपलाइन काफ़ी स्टेडी रहा है। इस क्वार्टर भी हम मान के चल रहे हैं $2 to 3 बिलियन के बीच में डील विन आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर विल बी दी FY25 गाइडेंस। वहाँ पे बोल रहा है मे बी 2.5 से 5.5% काइंड का ग्रोथ नंबर आ सकता है FY25 के लिए, और मार्जिन बैंड हो सकता है 20.5 से 22.5%। लेट्स सी व्हाट द कंपनी डिलीवर्स। बट अभी फोकस काफ़ी कमेंट्री, डिमांड रिवाइवल, क्लाइंट बिहेवियर एज वेल एज लीडरशिप एग्जिट पे रहेगा फॉर इन्फोसिस इस क्वार्टर के लिए। ठीक है, शुक्रिया अनीशा। तो वैसे अगर हम जनरली देखें तो Q4 जो होता है आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन इन्फोसिस के केस में अगर बात करें, 2 हिस्सों में अगर आप बांट लीजिए, मुनाफा थोड़ा ठीक आएगा, मार्जिन हल्का सा इंप्रूवमेंट वहाँ पे आएगा, लेकिन आय और डॉलर आय ये कमज़ोर आने के आसार हैं इन्फोसिस में। और ये जो स्टॉक के प्राइसेस हैं ऑलरेडी इंडिकेट कर भी रहे हैं कि हाँ, कमज़ोर ही नतीजे आने की आशंका है। 3.5% नीचे। अविनाश जी, इन्फोसिस पर एक ज़रा व्यू दीजिए कि नतीजों से पहले क्या करना चाहिए, और टीसीएस में हम कमज़ोरी देख रहे हैं। मतलब पहले लगा कि शायद ठीक है वहाँ से आज उभर जाएगा, लेकिन आज भी कमज़ोरी। प्रॉब्लम क्या चल रही है आईटी में आपके हिसाब से? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में अभी भी जो यूएस मार्केट से जो सिग्नल मिल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी भी जो हेडविंड्स है वहां पे कम नहीं हो गए हैं, और हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स के बाद ही क्लैरिटी आएगी। हालांकि देखिए यूएस इकोनॉमी अभी पिकअप हो चुकी है, तो अनुमान है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24-25 में हमको लग रहा है कि ऑर्डर विंस क्लियरली ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। पहला फर्स्ट हाफ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और रही बात इन्फोसिस की, तो मुझे लग रहा है कि नंबर से ज्यादा जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी, स्पेसिफिकली डॉलर गाइडेंस के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि एज इट इज मार्च का क्वार्टर कोई ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होता नहीं है। बट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में किस प्रकार के ऑर्डर विंस मिले हैं, किस प्रकार के सिग्नल्स क्लाइंट्स बता रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अभी रिजल्ट्स के लिए वेट करना ही ठीक रहेगा, अभी खरीदने की जल्दबाजी न करें। और रही बात टीसीएस की, तो देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक थे, बट ग्रोथ को लेके अभी भी थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। और जब तक ग्रोथ वापस आता नहीं है, मार्केट ऐसे स्टॉक्स को कोई बड़ा री-रेटिंग या कोई बड़ा पी मल्टीपल देगा नहीं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बेस बड़ा है और ग्रोथ अभी मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ही है। जब तक ग्रोथ डबल डिजिट नहीं आता है और अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ती नहीं है, ऑर्डर बिना आते नहीं है बड़े मात्रा में, तब तक ये ज्यादातर साइड में रहेंगे। के पास है वो टीसीएस होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि शायद अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा। इतनी जल्दी रिकवरी आएगी नहीं, पॉसिबली सितंबर के बाद आपको अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद है। ठीक है, इस बार क्वार्टर से उम्मीद तो थी, लेकिन इस बार के क्वार्टर पे नंबर्स टीसीएस ने दिए ठीक, लेकिन मार्केट
का रिएक्शन उतना ठीक नहीं है। तो अभी आप रुक जाएं, इन्फोसिस के नंबर्स का अनुमान भी और सलाह भी दोनों चीज़ आपको मिली है और दोनों का यही है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ खुलेगा 18,000 करोड़ रुपए का, जो कि देश का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। 18 से लेकर 22 अप्रैल तक ये खुला रहेगा और ये खबर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में कई ग्लोबल फंड्स ने दिलचस्पी दिखाई है। कौन सी फंड्स हैं, पूरी खबर क्या है, इस पर जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? वोडाफोन आइडिया की 18,000 करोड़ रुपए की एफपीओ, जो कि भारत में अभी तक की सबसे बड़ी इस तरह की इक्विटी सेल है, उसमें कई दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निवेशक पैसा डालने की तैयारी में हैं। सूत्रों ने 18 ऑफ स्वदेश को बताया कि इनमें फिडेलिटी, जीक्यूजी पार्टनर्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नाम सुनने में आए हैं। और यह कंपनी ने जो उनकी एफपीओ है उससे पहले जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वह जुटा ली है। और यह इशू आज एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुली है और अप्रैल 18 से 22 तक सामान्य इन्वेस्टर्स, जिनमें पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं शामिल हैं, उनके लिए भी खुलेगी। अभी कल ही कंपनी के मैनेजमेंट ने ये मीडिया को बताया था कि कंपनी 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो रकम है जो ये एफपीओ से वे उठा रही है, उसकी वो 5G रोल आउट के लिए उपयोग करेगी। अभी इस एफपीओ के वजह से कुछ की शेयर होल्डर्स, जिनमें कि भारतीय सरकार भी है, उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो घट जाएगी और जो सरकार की शेयर होल्डिंग है वह अभी करीबन 33% है, वह घट के करीब 24% हो जाएगी। आदित्य बिरला के जो प्रमोटर कंपनियां हैं, जिनकी जो शेयर होल्डिंग अभी 18% है, वह भी घटकर थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन 15% से ऊपर रहेगी, यह सूत्रों ने हमें बताया है। और वोडाफोन पीएलसी, जो कि यूके की कंपनी है और उनकी 32% भागीदारी है, वह भी थोड़ी घट के कम हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े फंड्स हैं, एचडीएफसी एमएफ, फिडेलिटी, जीक्यूजी पार्टनर्स। डोमेस्टिक फंड्स की बात करें तो एचडीएफसी एमएफ, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, ये तमाम इसमें पैसे लगाएंगे, एफपीओ को सब्सक्राइब करेंगे। अविनाश जी, आज मैं शायद एक कोटक की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कि यहाँ से वोडाफोन के लिए सिनेरियो थोड़े से पॉजिटिव होने की उम्मीद जताई गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस एफपीओ को? क्योंकि देखिए, जो सरकार का ही जो बकाया है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, 5G का रोल आउट करना है, 5G के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आसपास ये रकम इसमें से अलग करेंगे। आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है वोडाफोन को लेकर सर? क्या इस एफपीओ में आप भी सब्सक्राइब करने की सलाह देंगे या फिर ये दूर रहें इससे? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए, इशू में बस तो बहुत है मार्केट में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफी बड़े इंटरनेशनल फंड्स, डोमेस्टिक फंड्स इसमें पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस भाव से डाउनसाइड बहुत कम है। आई थिंक यही एक व्यू पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो हर क्वार्टर में ये कंपनी करीबन 3,000 करोड़ का लॉस रिकॉर्ड कर रही है। और अभी जो पैसा ये रेस कर रही है वो ज्यादातर 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए है। कर्जा तो अभी भी काफी सिग्निफिकेंटली हाई है। तो मेरे ख्याल से देखिए, लिस्टिंग गेन में कोई बड़ी उम्मीद रखना जरा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इक्विटी बेस और बढ़ जाएगा। अर्निंग्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अभी तो अर्निंग्स पॉजिटिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, जो लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, इनके लिए मेरे ख्याल से कोई ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेके काम करना है, उनके लिए 10-11 रुपए में साइड काफी लिमिटेड है। उनके लिए अगर होपफुली चीजें इंप्रूव होती है, आरपूस बढ़ते हैं, कर्जा कम होता है, तो हो सकता है कि ये कम से कम 16-17 रुपए भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम लगेगा। लिस्टिंग गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता है किसी को अगर प्योरली लिस्टिंग गेन्स चाहिए तो उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बेस भी काफी बड़ी बन जाएगी। तो आई वुड से दैट जिसको लंबा निवेश करना है, डेफिनेटली वन कैन गिव इट अ ट्राई, क्योंकि खोने के लिए बहुत कम है और बढ़ने के लिए अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन्स में कोई बड़ा फायरवर्क्स एक्सपेक्ट ना करें। शॉर्ट टर्म में बहुत उम्मीदें ना पा लिया आप वोडाफोन की पीओसी, लेकिन अगर आपको लंबी अवधि का प्ले रखना है 1.5 से 2 साल का, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि कम से कम 3 प्लेयर इस इंडस्ट्री में रहें,
और कंपनी भी इंटेंट दिखा रही है फंड रेज करके, 5G की बातचीत करके, उसके चलते थोड़े से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे। खोने को ज़्यादा कुछ नहीं है, डाउन साइड इसमें लिमिटेड है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। फिर आइए आप स्क्रीन पर, हम देख रहे हैं कि उसमें 4 से 5% की एक बढ़िया वाली तेज़ी दिख रही है और खबर ये आ रही है कि GQG पार्टनर्स ने अपनी हिस्सेदारी जो है 4.5% के आसपास थी, उसको बढ़ाकर कर दिया है 11% पर। तो एक बड़ी उन्होंने हिस्सेदारी उसमें बढ़ाई है और अचानक से ये तेज़ी आई है पतंजलि फूड में, 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 1400 रुपये का भाव है। अविनाश जी, आपसे रिव्यू जानना चाहेंगे, GQG पार्टनर्स ने जहां जहां भी हाथ डाला, जहां जहां भी निवेश किया, हमने शेयरों में तेजी बनते हुए देखी है। साक्षात उदाहरण तो अडानी ग्रुप ही था। पतंजलि फूड, ये कंपनी आपको कैसी लग रही है और इस निवेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए पतंजलि फूड्स का जो बिजनेस मॉडल है और जिस प्रकार से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगले साल 1.5 साल में आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं कि पतंजलि को ग्रोथ पोटेंशियल के लिए काफी बड़ा रनवे है। अभी हाल ही में पतंजलि ग्रुप थोड़ा सा कोर्ट केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इनको लिया गया था, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी में कोई खामियां फाइंड आउट की गई थी। लेकिन अगर हम बिजनेस को देखें तो मुझे लग रहा है कि बिजनेस तो काफी तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स, लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अल्ट्रा एचएनआईज, पीएमएसएस यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश है। तो हमको लग रहा है कि ये 1 साल 1.5 साल का नजरिया कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस अभी भी सॉफ्ट है, तो इसका भी असर डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे आएगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई बात नहीं कि इसमें होल्ड करें। अगर थोड़ा सा गिरावट अगर मिलता है स्टॉक में तो खरीदने के और मौके बनेंगे, बट डेफिनेटली अगले साल 1.5 साल की आउटलुक काफी पॉजिटिव। पतंजलि फूड्स को गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। और HUL, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कि मॉनसून की रिपोर्ट आने के बाद ये सब के सब शेयर री रेट हो सकते हैं वापस से। अविनाश सर, ये जो जितने भी कंजम्पशन वाले शेयर हैं इन सबको री रेटिंग दी जा सकती है क्या स्काईमेट और IMD की रिपोर्ट आने के बाद? नहीं, बिल्कुल देखिए, कंजम्पशन रिलेटेड जो डिमांड है स्पेसिफिकली रूरल इंडिया से जो आती है, वहां से तो डिम्पी मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने का काफी स्ट्रांग पोटेंशियल है। मैं समझता हूं कि कंजम्पशन में जो ब्रांडेड कंपनीज है जैसे डाबर है, ब्रिटानिया है, लीवर है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ होपफुली अच्छा मानसून आता है तो सेकंड हाफ ऑफ FY 24-25 में देखने को मिलेगा। और मार्केट भी यही मान के चल रही है कि साल 1.5 साल के खराब परफॉर्मेंस के बाद इस साल अगर मानसून उम्मीद से बेहतर आता है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ अगर पिकअप होता है तो इस इंडस्ट्री को काफी मदद मिलेगी। दूसरे सेक्टर्स डिम्पी जो ऑफकोर्स कंजम्पशन से भी नॉन रिलेटेड है, वो बेसिकली टू व्हीलर सेक्टर है। जब हमने अभी बजाज की बात की, मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर मार्केट और जो ऑटोमोबाइल मार्केट है वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो रूरल पॉकेट अगर खुलता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा कॉल होगा, लेकिन अभी अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस अभी भी काफी कंफर्ट जोन में है और हो सकता है अगले 6-12 महीने में अच्छी खासी कमाई इन लेवल से भी हो सकती है, क्योंकि जून के बाद इलेक्शंस आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी तो काफी बड़े नए प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए जाएंगे रूरल मार्केट्स के लिए, तो उसका भी असर डिमांड पे पॉजिटिवली प्ले करेगा।